हेलो स्टूडेंट्स, ये अपनी सेकंड क्लास है। आपने फर्स्ट क्लास में देखा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, एनिमल का इंट्रोडक्शन देखा था, चुंबकीय नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण की जानकारी ली थी, नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या की जानकारी ली थी। ठीक है, अगर हम आगे के बारे में जानकारी लेते हैं तो देखिए, आप देख चुके थे कि आई को क्या कहते हैं, नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या। और आई के डिफरेंट मान के आधार पर ही हमने नाभिक को 3 प्रकारों में बांटा था, जो कि हमें मिले थे। आई बराबर 0 वाले यानी मैग्नेटिक, आई बराबर 1, 2, 3 वाले जो कि जटिल क्रिया करते हैं तो हम उनका अध्ययन नहीं करते हैं, और आई बराबर 1/2, 3/2, 5/2 वाले नाभिक जो कि जिनका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो कि NMR एक्टिव होते हैं। आगे देखिए, आप लोगों ने देखा था कि किस तरह किसी नाभिक पर जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं हम, तो उसकी ऊर्जा अवस्थाएं क्या हो जाती है, विपाटित हो जाती है, और उन्हीं के बीच में क्या संपन्न होता था, संक्रमण। तो ये कितनी ऊर्जा अवस्थाएं होती है, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी? तो देखिए, चुंबकीय नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या आई के द्वारा ही हमें पता चलता है कि एक नाभिक में कितनी ऊर्जा अवस्थाएं हो सकती है। इसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है 2i+1। क्या फॉर्मूला है? 2i+1। देखिए, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, हमने लिया है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में आई बराबर क्या होता है, हाफ होता है। अगर हम इस फॉर्मूले में आई बराबर हाफ लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। अर्थात प्रोटॉन के लिए कितनी ऊर्जा अवस्थाएं होती है, 2। तो देखिए, एक का मान होता है +½ और एक होता है -½ जो +½ होता है वहां क्या होता है, जो प्रोटॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में अगर घूर्णन कर रहा होता है तब उसके लिए हम आई बराबर क्या लिखते हैं, +½ लिखते हैं। ये कैसी ऊर्जा अवस्था है, ये स्थायी व निम्न ऊर्जा की ऊर्जा अवस्था होती है। इसी तरह यदि आई बराबर -½ हो, आई बराबर -½ ये कैसी है, जबकि प्रोटॉन घड़ी की विपरीत दिशा में अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करता है तो हम उसके लिए लिखते हैं आई बराबर -½ ये कैसी अवस्था है, यह अस्थायी उच्च ऊर्जा की अवस्था होती है। इस तरह हमें नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या अर्थात आई से हमें इस फॉर्मूले के द्वारा ये पता चला कि एक नाभिक में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जब लगाते हैं तो कितनी ऊर्जा अवस्थाएं विपाटित हो जाती है, हमें कितनी ऊर्जा अवस्थाएं मिलती है। आगे देखिए, हम देखते हैं नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद किसे कहते हैं। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद व नाभिकीय संक्रमण। तो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद क्या होता है, किसी भी कार्बनिक अणु जिसके बारे में हम NMR स्टडी कर रहे हैं, उस अणु के नाभिक पर जब हम रेडियो आवृत्ति की विकिरण आपतित करते हैं, जब हम जिस अणु की NMR स्टडी कर रहे हैं उसके नाभिक पर रेडियो आवृत्ति की विकिरणों का आपतन करते हैं, और आपतन करने के साथ ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं और उसमें सतत वृद्धि करते जाते हैं। तो इस कंडीशन में एक ऐसी स्थिति आती है जब ऊर्जा अवस्थाओं के मध्य जो विपाटन हुआ है, इस विपाटित ऊर्जा का मान या इस विपाटित ऊर्जा की आवृत्ति का मान आपतित रेडियो फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति के बराबर हो जाता है। तो इसे कहते हैं हम नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। दोबारा देखिए, जब कार्बनिक अणु पर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी की विकिरणों का आपतन करते हैं तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में सतत वृद्धि करते जाते हैं, तो एक ऐसी अवस्था आती है जब विपाटित आवृत्ति का मान आपतित रेडियो विकिरणों की आवृत्ति के बराबर हो जाता है। तो इस अवस्था को हम कहते हैं नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। और इस अवस्था में जो निम्न ऊर्जा अवस्था में उपस्थित प्रोटॉन है वो एक रेडियो फ्रीक्वेंसी का फोटोन का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा क्षेत्र में चला जाता है। इस तरह संपन्न
संपन्न होता है नाभिकीय संक्रमण। तो आपने देखा नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद वो नाभिकीय संक्रमण क्या होता है। तो देखो हम इस डायग्राम से देख सकते हैं, जब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, 0 है, तब तो ऊर्जा अवस्थाएं क्या होती है, समरंश होती है। लेकिन जैसे ही हम क्या लगाते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं और हम रेडियो फ्रीक्वेंसी की विकिरणों का भी आपतन कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो ऊर्जा अवस्था होती है वो दो भागों में विभाजित हो गई है। एक है I प्लस हाफ और एक है माइनस हाफ। यहाँ पहले प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है। ये कैसी कंडीशन है, जब अवशोषण नहीं हुआ है। अवशोषण कब होगा, जब इस विपाटित आवृत्ति का मान आपतित रेडियो फ्रीक्वेंसी की विकिरणों के बराबर हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर आपतित की माना हमने यहाँ पर h म्यू, ये क्या लिखा मैंने, रेडियो, ये ऊर्जा की विकिरणों का यहाँ पर आपतन किया। तो जब इनका अवशोषण हो गया तो अवशोषण के पश्चात में क्या कंडीशन हो जाएगी, इस तरह प्रोटॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। जब विपाटित ऊर्जा का मान आपतित रेडियो ऊर्जा विकिरण के बराबर हो जाएगा तो इस तरह का संक्रमण संपन्न होगा। इसे कहते हैं हम नाभिकीय संक्रमण। तो आपने देखा कि नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद किसे कहते हैं और नाभिकीय संक्रमण किसे कहते हैं। आगे हम देखते हैं परिरक्षण और विपरिरक्षण टर्म आती है, आपके सिलेबस में दी हुई है, ये क्या होती है। तो देखिए इससे पहले हम एक और देखते हैं परिरक्षण विपरिरक्षण, हम बाद में देखेंगे, कुछ मिस हो गया है, पहले इसको देखते हैं जो कि इसी के साथ में जुड़ा हुआ है। आपने वहां पर एक तो रेडियो फ्रीक्वेंसी की विकिरण आपतित की और दूसरे आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया। आपने देखा होगा कि आपने रेडियो फ्रीक्वेंसी की विकिरण तो क्या होती है, निश्चित ऊर्जा की आपतित की है, लेकिन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को क्या किया आपने, सतत वृद्धि की है, ठीक है। तो होता क्या है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो किसके प्रोपोर्शन होती है, आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य की। आरोपित चुंबकीय क्षेत्र का आपने सामर्थ्य लगाया, जब इसका समानुपाती का साइन हटाते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है h/2π। h0 क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य, ये क्या है, जाइरो चुंबकीय नियतांक। जाइरो चुंबकीय नियतांक ये हर नाभिक का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है, अर्थात हर नाभिक के लिए इसका मान क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ प्रोटॉन की, हाइड्रोजन के प्रोटॉन की, तो उसके लिए इसका मान होता है 26753। किसके लिए, प्रोटॉन के लिए भी जाइरोमैग्नेटिक चुंबकीय जाइरोमैग्नेटिक कांस्टेंट की वैल्यू है। ये हर नाभिक के लिए क्या अलग अलग होती है। लेकिन आपने देखा अभी कि जब नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद उत्पन्न होता है, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद जब उत्पन्न होता है तो इस विपाटन ऊर्जा का मान किसके बराबर हो जाता है, आरोपित रेडियो क्षेत्र की आवृत्ति के। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, h म्यू। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को इक्वल करते हैं तो यहां से हमें क्या मिलेगा, h म्यू h/2π, ये h। यहाँ h से h कैंसिल हो जाएगा, 2π कांस्टेंट है वो कुछ नहीं है, तो जो म्यू का मान होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, जिसके समानुपाती हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य के। इसका मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य बढ़ाने पर विपाटित ऊर्जा की आवृत्ति का मान भी बढ़ जाता है, अर्थात विपाटन ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र पर, ठीक है। सामान्यतः जो नाभिक होते हैं वो 60 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज की चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसकी उस
परिस्थिति में अवशोषण को दर्शाते हैं। इसलिए जब हम एनएमआर की स्टडी करते हैं तो हम सामान्यतः 60 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज की रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी के क्षेत्र में ही चुंबकीय अनुनाद को दर्शाते हैं, अवशोषण को दर्शाते हैं और नाभिकीय संक्रमण को संपन्न करते हैं। आगे देखिए परिरक्षण और विपरिरक्षण क्या है। इंग्लिश में कहते हैं इसको शेल्डिंग और डीशेल्डिंग। अब क्या है परिरक्षण और विपरिरक्षण? किसी नाभिक के निकटवर्ती क्षेत्र में प्रेजेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व, सिग्मा इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व जो कि क्या करता है, मूव करता रहता है, गति करता रहता है, उसके कारण क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि इनके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। तो इस परिस्थिति में वो अवस्था लाने के लिए जिसमें नाभिक चुंबकीय अनुनाद हो तो हमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को क्या करना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह की घटना को क्या कहते हैं हम, परिरक्षण। क्योंकि इसमें क्या किया उन्होंने, सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन का क्या कर दिया है, परिरक्षण कर दिया है। इसके लिए हमें नाभिक चुंबकीय अनुनाद की अवस्था में पहुंचने के लिए और अधिक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाना पड़ेगा। इसे कहते हैं हम परिरक्षण। यदि इसी के साथ में प्लस आई वाले ग्रुप जुड़े हुए हो, यदि इसी नाभिक में प्लस आई वाले ग्रुप जुड़े हुए हो तो वो क्या करेंगे, नाभिक के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ने से जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है उसको रिपेल करने की पावर और बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, इसका मतलब परिरक्षण और बढ़ गया है। यदि इसके विपरीत अगर हम माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जोड़ते हैं, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाभिक के पास में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वहां पर जो परिरक्षण हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। ऐसी घटना क्या कहलाती है, विपरिरक्षण कहलाती है। परिरक्षण की अवस्था में हमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की और अधिक आवश्यकता होगी। इस अवस्था में जो सिग्नल मिलते हैं वो और अधिक उच्च क्षेत्र में मिलते हैं। जबकि जब डीशील्डिंग होती है, विपरिरक्षण होता है, तो क्या होता है, जो सिग्नल होते हैं वो हमें निम्न क्षेत्र की ओर मिलते हैं। जैसे डायग्राम से देखते हैं हम, देखिए आपके पास में खंभे थे, ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है, 4 प्रोटॉन प्रेजेंट है, उससे कार्बन जुड़ा हुआ है। इसमें देखो आपने क्या जोड़ दिया, एक मेथिल ग्रुप। ये कैसा ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट वाला। आपने यहाँ क्या जोड़ा है, Cl। ये कैसा ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट वाला। प्लस आई इफेक्ट वाला है अर्थात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, यहाँ पर ही बढ़ा देगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, परिरक्षण बढ़ेगा। तो आप देखो ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये कैसी अवस्था है, बीच की अवस्था थी, लेकिन जैसे ही परिरक्षण हुआ तो आपको सिग्नल कहाँ मिला, उच्च क्षेत्र में चला गया। और जैसे ही विपरिरक्षण हुआ तो आपका सिग्नल कहाँ चला गया है, निम्न क्षेत्र में चला गया है। तो इस तरह परिरक्षण से सिग्नल उच्च क्षेत्र में प्राप्त होते हैं, जबकि विपरिरक्षण से सिग्नल निम्न क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, ये देखा आपने कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन के द्वारा परिरक्षण और विपरिरक्षण कैसे होता है। अब हम आगे देखते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा परिरक्षण और विपरिरक्षण कैसे होगा।